Here's the 30-second lesson on what legends know. Never practice nunchucks in a crowded room. Never eat chole before a road trip. Always take your shirt off before you iron it. Don't take a call near a swimming pool. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर हेडलाइंस के पीछे डीके के साथ का एक नया ताज़ा एपिसोड लेके हाजिर हैं। चलिए डीके, शो की शुरुआत की जाए बिना वक्त ज़ाया किए। पहला सवाल आ रहा है, राहुल शाह का, हमारे मेंबर हैं, बोले राष्ट्रपति के भाषण पर पीएम मोदी का जवाब अभी भी काफ़ी पर्सनलाइज्ड और शार्प था। ऐसा लगता नहीं कि वे वाजपेयी की तरह किसी हायर लेवल पर बात करते हैं, लेकिन ये उन्हें नीचे भी खींचता है, उन्हें एक रेगुलर रीजनल राजनेता की तरह दिखाता है। क्या वे सिर्फ एक अन्य राजनेता के रूप में देखे जाने के रिस्क को नहीं पहचानते? वे भारत के लिए अपने इकोनॉमिक विजन, चीन से कैसे निपटे या क्लाइमेट चेंज जैसे विषयों पर शायद ही कभी बात करते हैं। आपको क्यों लगता है कि वे मॉरल हाई ग्राउंड को समझने में विफल रहते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने से इनकार करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चीज़ों को समझते नहीं, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और यही पॉलिटिक्स उनकी अभी तक रही है, जो चल रही है, इन पे वोट मिलता रहा उनको जी। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं, जितना पर्सनलाइज शार्प अटैक जो देख रहे हैं आप अपोजिशन पे, उसका थोड़ा इसको दूसरी तरह से देखिए कि बीजेपी का वोट मतलब कम हुआ, कम सीटें आई। अब इसमें अगर आप जाओ और प्रधानमंत्री हूँ, अब एलाइज पे भी डिपेंड करते हैं, अब उसमें अगर वो कमज़ोर दिखने लगे कि सरकार कमज़ोर हो गई है, तो फिर ज़्यादा देर फिर चल नहीं पाएगी। अगर इस तरह के इम्प्रेशन गया कि ऐसे नहीं कि एलाइज में कुछ और होगा, लोग इधर उधर बोलना शुरू हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरकार चलाने में दिक्कत हो जाएगी, जब लगे कि इतने कमज़ोर हो गए हैं, उनके अपनी पार्टी के अंदर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, वो पूरे चढ़ जाएगी सारी चीज़ों को लेके। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, तो इसको आप एग्रेशन कह रहे हैं, मैं इसको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ सरकार का। डिफेंसिव क्योंकि वो थोड़ा बैकफुट पे है सिलेक्शन के बाद, तो उनके एग्रेशन में, उनके आक्रामकता में एक सेल्फ डिफेंस वाली बात है कि एक वही चारा है। क्योंकि अगर वो दिखने लगे कि हाँ बहुत हताश हैं, निराश हैं, अब उनको वोट उस तरह से मिला नहीं, तो उसका बाहर इंप्रेशन सरकार के अंदर, सरकार के बाहर बहुत दूसरा इंप्रेशन जाएगा और उससे मुश्किल में पड़ जाएंगे जी। तो एग्रेशन में ही इनका एक डिफेंस है। अगला सवाल अंकुश गौर का, ये भी हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह आपने बीजेपी की रिलीजियस पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए हनुमान जी का सहारा लिया है, उसी तरह अब कांग्रेस भी शिव जी की अभय मुद्रा और बाकी रिलीजियस फिगर्स का प्रयोग करना जारी रखेगी? और अगर हाँ, तो इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इंडियन पॉलिटिक्स के लिए? क्या ये बीजेपी की रिलीजियस डिवीजन की पॉलिटिक्स का प्रभाव कम करेगा या इंडियन सोसाइटी में ये डिवीजन और गहरा हो जाएगा? देखिए, कांग्रेस के लिए अब ठीक है, शिवजी को और बाकी इनको जो यूज़ किया राहुल गांधी ने, ठीक है, मतलब उनका एक पॉइंट बनाना था, पॉइंट स्कोर करना था कि आप इस तरह की राजनीति करते हो, हम कुछ अलग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय तक मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस इसको चलाएगी, अगर चलाएगी तो गलती करेगी। क्योंकि इस इलेक्शन में भी देखा आपने, अब ये कहने कि चलाते रहेंगे, लेकिन इस इलेक्शन में आपने देखा कि वो रिलीजन वाला पॉलिटिक्स का भी एक लिमिट होता है। बियॉन्ड ए पॉइंट लोग इसके लिए वोट नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको अगर 36-37% वोट्स मिल रहा है, तो हो सकता है आधे लोग आपको मानते हैं, चलो आप हिंदू हृदय सम्राट हो, आप हिंदू के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो शायद उसमें से कुछ लोग दे रहे हों। लेकिन उस राजनीति का भी एक लिमिटेशन है जी। उसको ज़्यादा ओवरडू करेंगे तो हमने देखा क्या हुआ। अभी तक जो आप देख रहे हैं कि अब अयोध्या का, फैजाबाद की हमेशा लोग बात करते हैं, देखो उस अयोध्या में भी हार गए। वाराणसी में मोदी जी का विक्ट्री जो है, मार्जिन इतना कम हो गया। अक्रॉस द कंट्री आप देखिए तो वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व करके, बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉलिटिक्स करके आप नहीं जीत सकते, उसका एक लिमिटेशन है, इसको पहचानना पड़ेगा। और कांग्रेस को भी अभी तो शायद जैसे कहते हैं ना कि मज़े ले रही है कि ठीक है, अयोध्या में हार गए, यहाँ हार गए, हिंदुइज्म ये सिखाता है, ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग के लिए ठीक है, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट उसको खेलना भी कांग्रेस के लिए कोई ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है।
अगला सवाल विशाल कुमार यादव का, हमारे मेंबर हैं। सवाल से पहले एक कमेंट है उनका, वो पढ़ना चाहूँगी। बोल रहे हैं, मैंने चुनाव से पहले एक सवाल किया था कि द प्रिंट को सरकार की सफलताओं और असफलताओं पर कुछ वीडियो बनाने चाहिए। एक बार जाके कुणाल कामरा का वीडियो देख लीजिए, जैसे उसने हर एक मुद्दे पर वीडियो बनाया, वो ऑब्वियसली बायस वीडियो बनाया है, इसलिए इस तरह का वीडियो द प्रिंट को बनाना था। सरकार के हर मुद्दे, योजनाओं और दावों पर, विपक्ष के भी दावों पर बनाया जाना चाहिए था। खैर अब तो बीत ही गई बात। देखिए, इसमें मैं केवल कह सकता हूँ कि हम बस मतलब क्षमा चाहते हैं कि मुझे जहाँ तक याद है ये क्वेश्चन आया था और तब हमने कहा भी था कि नहीं, हम इसको कोशिश करेंगे जी। लेकिन फिर चुनाव में माहौल इतना कुछ होता रहता है कि उसमें फिर आपको न टाइम मिल पाता है, न उस तक रिसोर्सेज आप एलोकेट कर सकते हो कि इसके हर एक इशू को लेके आप प्रेजेंट करो। हमने किया कुछ मुख्य मुद्दों पे क्या स्टैंड रहा है, क्या किया है, बट वो एक कुछ मुद्दों पे हम करते चले गए। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे थे कि हर एक सफलताएं विफलताएं उन सबों के एक प्रॉपर एनालिसिस, वो हम नहीं कर पाए जी। तो वो उसके लिए बस हम क्षमा चाह सकते हैं। आगे शायद हम इसको चाहेंगे कि इस एडवाइस को लेके आगे के इलेक्शंस में शायद इस पे हम काम करना चाहें। बिल्कुल विशाल जी, और आपका कमेंट भी पहुंच गया हमारे एडिटर्स तक, तो आप निश्चिंत रहें। इनका सवाल ये है, बोल रहे हैं, इतिहास गवाह है कि ऑटोक्रेटिक रूलर्स कभी भी अपनी मामूली हार को न स्वीकार करते हैं और ना हार मानते हैं, बल्कि उसके बाद वो खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने 2 घंटे लंबा भाषण दिया, लेकिन वो उनके पिछले 10 साल वाले सभी भाषणों जैसा ही था। लेकिन उन्होंने जो धमकी दी अपने भाषण के अंत में, क्या वो अब पूरी तरह से निरंकुश होकर पहले से भी ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे एजेंसियों का? देखिए, निरंकुश, ऑटोक्रेटिक, अब ये तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस तरह का कमेंट नहीं कर सकता किसी भी सरकार पे या प्रधानमंत्री पे। वो हमारा काम नहीं है। मतलब वो अब हो सकता है कि कुछ लोग विश्वास करें, कुछ लोग नहीं करें, तो हम उन शब्दों से, तो हम शब्दों के साथ हम नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात कि ये कुछ चेंज करेंगे, एजेंसी जैसे करेगी, तो अभी तक जो सिग्नल दे रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि ये सिग्नलिंग एक पॉलिटिकल रेटोरिक है, एक पोस्चरिंग भी है कि हम वीक सरकार नहीं दिखें। तो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी है, एग्रेशन में डिफेंस, जो मैंने पिछले क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि वो उनको ऐसा दिखना नहीं चाहते आगे। अब ये सही बात है, अब हमसे बेहतर, हमसे आपसे बेहतर नरेंद्र मोदी या अमित शाह पॉलिटिक्स हमसे ज़्यादा बेटर समझते हैं, बेटर प्रैक्टिशनर्स हैं, तो हम क्या उनको सलाह देंगे। लेकिन पॉइंट है कि उनको पता है कि सिग्नल क्या है। मैंडेट जो मिला है, जनता का मैंडेट है, वो ये नहीं है कि उन्होंने, ये सही बात है कि अब विपक्ष के लिए मैंडेट नहीं था, ये विपक्ष के लिए नहीं हुआ है, को वोट नहीं मिला है। लेकिन ये भी नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लिए वोट मिला है, क्योंकि अगर आप देखिए 303 आपके एमपी थे, उसमें से 92 जो है सो हार जाते हैं जी। मतलब 3 में से 1 एमपी आपके हार जाते हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। आप ये कह सकते हैं कि एनडीए को 3rd टाइम विक्ट्री मिले, सही बात है, लेकिन बीजेपी का अपना अगर देखें परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गया है। तो एक जनता से सिग्नल है कि आप जो पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो आप गवर्नेंस कर रहे थे जिस तरह से, या जिस तरह का आपका एक आ रहा था कि आपको हम स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव पीएम जो 2014 में बन के आए, इसका ये मतलब नहीं है स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव होने का कि आप पूरा अपोजिशन की कुछ सुनना ही नहीं और पीछे एजेंसीज लगा देना। ये सबसे एक जनता का डिसअप्रूवल आया है इसके थ्रू कि नहीं, ये पॉलिटिक्स, ये गवर्नेंस में चेंज चाहिए हमें। और ये हमसे ज़्यादा वो भी समझते हैं, प्रधानमंत्री भी समझते हैं और उनके सलाहकार बाकी लोग भी समझते हैं। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आप पॉलिसी में देखेंगे। पॉलिटिकल रेटोरिक जो चल रहा है, चलिए बयानबाजी होती रहती है, एक दूसरे पे छीटाकसी होती रहती है, जो हमने पार्लियामेंट में देखा। पॉलिसी पे क्या चेंज होगा वो देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए अगर आपको याद हो, जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का, उसमें उन्होंने, जैसे मैं जैसे देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि बजट जो आने वाला है वो एक हिस्टोरिक उसमें स्टेप्स होंगे, उसमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन होगा। तो पॉलिसी में अगर आप चेंजेस देखेंगे, वो बताएगा आपको कि इस चुनाव को इन्होंने कैसे लिया है जी, कि सरकार कैसे चला रहे हैं। तो आगे देखेंगे कैसा होता है इसका। लेकिन ये अभी जो राजनीतिक छीटाकसी चल रही है, हम जीते तुम हारे, इस तरह की, अभी उस पे जाने की जरूरत नहीं है। वो एक ये ज़्यादा पोस्चरिंग हो रही है जी। तो अगला सवाल कार्तिक पराशर का, हमारे मेंबर हैं। बोले, पीएम ने आखिरकार संसद में मणिपुर की बात की, क्या आप इसका श्रेय विपक्ष को देंगे या आरएसएस को, या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री एनीवे मणिपुर के बारे में बात उन्होंने की होती, वो करते? नहीं, देखिए, शायद वो नहीं करते क्योंकि लोकसभा में उन्होंने नहीं कहा कुछ,
लोकसभा में जब उनका रिप्लाई आया, मतलब प्रेसिडेंशियल इसके मोशन ऑफ थैंक्स के बाद, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया, तो अपोजिशन उनके पीछे पड़ गई कि कुछ नहीं बोला इन्होंने, कुछ नहीं बोला, मणिपुर की कोई चिंता नहीं है इनको, मणिपुर गए भी नहीं है। तो उसका इमीडिएट तो ट्रिगर वो हो सकता है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपने मणिपुर की चर्चा ही नहीं की। तो इमीडिएट ट्रिगर थोड़ा सा उसका होगा वो कारण कि अपोजिशन से हुआ। लेकिन आरएसएस से मैं पिछले एपिसोड में ही बात कही थी इसकी कि आरएसएस का ज़्यादा रोल रहा है इसमें। और अपोजिशन को इसे भी अगर बीजेपी को सरकार का देखें तो अपोजिशन ने जो कहा वो तो नहीं करना है, मतलब सही हो गलत हो नहीं, वो हम एकदम नहीं करेंगे। अगर इसका आप रेजिग्नेशन मांग रहे हो तो उसका रेजिग्नेशन होगा ही नहीं, आप कुछ भी कह लो। तो ये नहीं कि अपोजिशन के कहने पे जो है तो प्रधानमंत्री रिस्पॉन्ड करे, ऐसा इनका स्टाइल नहीं है फंक्शनिंग का। तो शुरू तो हुआ जो आरएसएस से प्रेशर पड़ा। दूसरा ये भी बात है कि अब मणिपुर में चुप नहीं रह सकते। अब वो कह रहे हैं कि देखिए लगातार वायलेंस वहाँ पे, हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है, लेकिन संभला नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी भी जब तब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी भी वो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि स्कूल्स कॉलेजेस खुल गए, स्कूल्स में ज़्यादातर स्कूल्स खुले हुए हैं, लोग ऑफिस से जा रहे हैं, जैसे नॉर्मल हो रहा है। ऐसा नहीं है। वहाँ मेन देखिए, अब जैसे कुकीज़ अलग रहते हैं, उनका एक जोग्राफिकल डिवीजन कुकीज़ का अलग हो गया, मेटीज़ का एक अलग जोग्राफिकल डिवीजन हो गया। एक स्टेट में जैसे 2 फार हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इंप्रूव कर रहा है। अब इसमें ये जो कहना है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल कांग्रेस ने इम्पोज किया था, हमने नहीं किया। अब उसमें वो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन एक मेरी पर्सनल राय है, हमारे, मैं प्रिंट की तरफ से ऐसे नहीं कर लो, कि मेरी ये राय है कि ये 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल हो तो इसमें केवल इसलिए आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ जैसी स्थिति है, अब 1 साल से ज़्यादा हो गया, इस बात संभल नहीं रही है। वहाँ भी लोगों से बात करेंगे तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों का भरोसा है नहीं, जो कि आपने लोकसभा इलेक्शन में भी देखा कि मणिपुर इनर आउटर दोनों में हार गए। इनर में जबकि मेती डोमिनेटेड था, तो आप सोचते कि वहाँ पे शायद कांग्रेस का कोई चांस नहीं था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस जीत गई है। इसका मतलब कि दोनों तरफ से लोग खुश नहीं है जिस तरह से हैंडल किया जा रहा है। तो अब उस सरकार से नहीं हैंडल हो रहा है तो आप या तो बदल दीजिए। शायद आपको बीरेन्द्र सिंह को बदलने के लिए कोई दूसरा चेहरा आपके पास नहीं है, मतलब जो कि वो उस स्ट्रेचर का हो जो चला सके, तो आप प्रेसिडेंट रूल करें। लेकिन प्रेसिडेंट रूल करेंगे तो फिर सारे के सारे आपके पाले में आ जाएंगे। अभी तो आप कह सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म होता है लोग बीरेन्द्र सिंह का कहते हैं, बाद में फिर वो प्रेसिडेंट रूल रहेगा तो भाई सेंटर क्या करिए, सेंटर फेल कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं, अभी भी एक तरह से सेंट्रल ही डायरेक्टली चला रही है। वहाँ के डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो या सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, सब सेंटर की तरफ से भेजा गया है। ऑलमोस्ट पूरी मॉनिटरिंग यहाँ से फुल चल रही है। लेकिन टेक्निकली जब किसी को क्रिटिसाइज करना होता है, देखो बीरेन्द्र सिंह ने ये किया, कम से कम क्वेश्चन तो है बीरेन्द्र सिंह कि यहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होता है। लेकिन खैर बात प्रधानमंत्री के उसके स्टेटमेंट पे आते हैं कि ये जो कह रहे हैं कि अच्छा उन्होंने 10 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये हमेशा ब्लेम करना कि पास्ट में ये हुआ, इससे हम बेहतर कर रहे हैं और इस पे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये कहने की बात तो ठीक है, लेकिन जो सच्चाई तो यही है कि ग्राउंड पे कि मणिपुर अभी तक जो स्थिति मणिपुर की है, ये सरकार की विफलता को दिखाती है। जी, इन्हीं का ही अगला सवाल है कि छिंदवाड़ा हारना कमलनाथ के लिए कितना बड़ा लॉस है? क्या वे हमेशा की तरह एमपी कांग्रेस की कमान संभालेंगे या हमें राज्य नेतृत्व में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एमपी कांग्रेस की कमान टेक्निकली देखिए तो जीतू पटवारी के साथ है, वो तो एमपी कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट हैं। कमलनाथ का रोल अब उतना रहेगा नहीं। देखिए, बदलाव भी होगा। मैं आपको जैसे एक किस्सा बताता हूँ। ये करीब 2018 की बात है, 17-18 के, उस समय चुनाव होने वाले थे और ये सोच ही रहे थे कि कौन पीसीसी चीफ बनेगा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। क्योंकि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के लिए तो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को 13 में बना दिया था, 18 में बना दिया था। तो एक मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के यहाँ, शायद मैंने पहले भी इसकी चर्चा की हो। उसमें दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, राहुल गांधी के साथ मीटिंग थे। उसमें दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि देखिए कमल ऑलरेडी 70 क्रॉस कर गया है, अब ये लास्ट चांस है। तो ज्योतिरादित्य तो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी आगे फ्यूचर उसका पड़ा हुआ है, ही कैन वेट। लेकिन अभी कमल के लिए एक लास्ट है, 70 प्लस हो गए हैं। तो अभी इस चुनाव में तो खैर मतलब इनका बनता है आना। और राहुल गांधी मान भी गए, मतलब वो पीसीसी चीफ बने, फिर उसके बाद पूरी कमान संभाल ली। अब उसके बाद अब क्या डिफेंड करोगे? अब 2018 में अब राहुल गांधी को कह रहे कि ये हुआ, अब 2024 है, अब कब तक? अच्छा, काफ़ी लंबे समय तक पार्टी की कमान इन कमलनाथ को देके रखी कांग्रेस ने, लेकिन अब जब सारा फेल कर गया, मतलब सबसे डिजास्टर्स परफॉर्मेंस पूरे कंट्री में है, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ। अब एक भी सीट नहीं है, छिंदवाड़ा में भी हार गए। तो अब तो चेंज करने की जरूरत है पार्टी को। और कमलनाथ मेरे ख्याल से इस बार अब रजिस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हो गया वो करीब 77-78, 2-3 महीने मेरे ख्याल से वो 78 के होने वाले हैं। तो अब वो भी नहीं चाहें कि इतना एक्टिवली कि उनको पूरा कमान चाहिए।
तो चेंज होगा वहाँ पे। तो अभी वहाँ कमेटी गई हुई थी, वहाँ पे सीनियर लीडर्स कांग्रेस के जो हर एक स्टेट में उन्होंने भेजा है जहाँ जहाँ बुरी स्थिति रही है, वो गए थे वहाँ से फीडबैक लेने के लिए। पृथ्वीराज चौहान और दूसरे उसमें नेता हैं, फीडबैक उन्होंने लोकल लीडरशिप से लिया है, अब आके हाईकमान को देंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से चेंज होगा वहाँ पे जी काफ़ी कुछ। अगला सवाल एन आनंद का है। बोल रहे लगता है मोदी जी को संघ के बयानों से या चुनावों के परिणामों से कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद उनका मानना है कि जिंदगी भर सीना तान कर अकेले काम किया है, तो अब आखिर पलों में क्यों कर प्रतिपक्ष की बातें सुने। क्या ये राजकीय संन्यास की तैयारी हो सकती है? देखिए, ये तो अब ओपिनियन हो गया, वो ओपिनियन मैं दूंगा नहीं, लेकिन बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि उन पर फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसे मैंने कहा कि फ़र्क देखेंगे, पॉलिसी में अब फ़र्क देखेंगे मेरे ख्याल से। अभी पोस्चरिंग हो रही है, पहले ही मैंने की चर्चा की बाकी पिछले प्रश्नों में जी। लेकिन अब संन्यास की तैयारी अगेन आपका ओपिनियन है। अगर ओपिनियन देना हो तो अब ये है कि मोदी जी जिस तरह से रूल करते रहे, आज तक कभी वो हारे नहीं थे। टेक्निकल का इस बार भी नहीं हारा है, जब से फुल फ्लेज राजनीति में आए हैं तब से कभी नहीं हारे उस तरह का। तो ये सेटबैक तो है, उनको अपना पता ही हुआ है, चेंज दिखेगा। लेकिन सीना तान के तो खैर वो रहे हैं, तो अभी उसमें तो चेंज नहीं, मेरे ख्याल से पॉलिटिकली या पब्लिक प्रोजेक्शन में देखेंगे, मेरे ख्याल से उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। वो तो वैसे ही रहा है जो रहा है। अब वो किस लिए कर रहे हैं उसकी कुछ चर्चा मैंने पहले की जी। अब आगे वही देखते हैं, उनका पॉलिटिक्स कितना चेंज होता है, उनका गवर्नेंस स्टाइल कितना चेंज होता है, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी उनको जज नहीं कीजिए, चुनाव तो भी हुए ही हैं, कुछ सप्ताह ही हुए हैं। अभी जो पार्टी का रिस्पॉन्स होगा, अभी बैकफुट पे है, अभी अपने आप को डिफेंड करेंगे, दिखाएंगे कुछ हुआ नहीं है। तो ये अभी से अगले 5 साल का अभी से कहना मुश्किल है कि ये ऐसे ही रहेंगे। मेरा जहाँ तक मानना है कि काफ़ी कुछ इनकी राजनीति में, इनके गवर्नेंस के स्टाइल में काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलेगा हमको। अगला सवाल शुभाशीष विश्वास का है। वो बोल रहे क्या आप राहुल गांधी द्वारा संसद में सवाल उठाने पर सरकार की प्रतिक्रिया में कोई बड़ा बदलाव देखते हैं? पैराडाइम शिफ्ट इन्होंने यूज़ किया था फ्रेज। बोल रहे और अगर ऐसा है तो वे बदलाव क्यों हुआ है? देखिए, बदलाव तो हुआ है कि जिस तरह से अब आपके 5-5 मिनिस्टर्स खड़े हो गए इंटरवीन करने के लिए राहुल गांधी के स्पीच में। प्रधानमंत्री बड़ा अनयूजुअली, कभी उन्होंने ऐसा किया नहीं कि उठ के 2-2 बार इंटरवीन किया। तो कुछ अलग तो शिफ्ट आपको दिखा कि शायद राहुल गांधी को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। प्लस एक पर्सनलाइज अटैक की, हमारे एक व्यूअर्स ने पहले बात की कि बाल बुद्धि, बात बात पे बाल बुद्धि की, उसको कुछ आता ही नहीं है, बाल बुद्धि है। तो एक रिएक्शन से दिख रहा है कि जैसे अब कहीं भी जैसे ये एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है दूसरी तरह कि शायद अपोजिशन का लीडर का थोड़ा सा स्टेचर बढ़ गया है इस चुनाव के बाद। देखिए, अब है कि सारे इंडिया ब्लॉक में भी सब ने मान लिया ऑलमोस्ट राहुल को अपना, सब उनके साथ अब नेगोशिएट कर रहे हैं। एक अलग से राहुल की स्टैंडिंग थोड़ी सी बदली है। और शुरू से ही कांग्रेस, ये ऐसा नहीं था कि बीजेपी ने कभी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि उनको पता है कि नेशनली कोई चैलेंजर होगा तो कांग्रेस ही होगी। ऐसा कोई रीजनल पार्टी नहीं है कि जो कि बीजेपी का एक प्रिंसिपल चैलेंजर बन सकता है अभी, मतलब आने वाले दिनों में दिखा नहीं। और उसके बाद अगर राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी इस तरह से, तो फिर और ज़्यादा खतरे के घंटे हैं। तो उनको अभी से पुट डाउन करना है राहुल गांधी को। तो ये रिएक्शन उसका एक प्रतीक है कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि शायद राहुल गांधी वही पुराने राहुल गांधी नहीं है, इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। और वैसे भी आप सर्वेज में देखेंगे, पहले भी सर्वे जो होते थे किसको आप प्रधानमंत्री में चाहते हैं, पोस्ट पोल सर्वे हुआ है, उसमें भी राहुल गांधी का अभी मोदी से काफ़ी इनका कम आता है, लेकिन गैप काफ़ी घट गया है जी। तो एक नॉलेजमेंट है। दूसरी बात ये भी है कि पहली बार आप LOP के कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह की प्रोवोकेटिव चीज़ें वो कह रहे थे, अब अग्निपथ स्कीम को लेके हो, अब उसमें सरकार बैठ ही नहीं रह सकती। अगर इस तरह की बातें करें तो सरकार को काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पूरे आपके इमेज पे पड़ जाएगा। आपके मतलब आप कह रहे हो कि अब अग्निवीर के साथ आप इतना अनफेयर हो, अब जवानों में आप भेदभाव कर रहे हो, तो सरकार को उसमें बनता, मतलब कोई भी सरकार डिफेंड करेगी अपने आप को इंटरफेयर करके, मतलब स्पीच में इंटरफेयर करके और फैक्ट्स के साथ कोई भी सरकार करेगी। कोई कई चीज़ें उन्होंने कही है जिसमें कि जो काफ़ी प्रोवोकेटिव हो सकता है। रूलिंग पार्टी केवल उनको ऐसे नहीं बोलने दे सकती थी, कि आपको काउंटर करना पड़ेगा उन चीज़ों को, बिकॉज पब्लिक देख रही है जी। तो वो दोनों चीज़ें हैं इसमें। अगला सवाल दीपक पदियारी का, हमारे मेंबर हैं। बोले लेबर पार्टी की जीत का UK भारत संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंक्लूड होगा या इसमें और देरी होगी? देखिए, 2 चीज़ है। एक, जब 2 देशों की जो के संबंध होते हैं, वो बस केवल किसी पार्टी से ऐसे चेंज नहीं होते। देखिए, मैं वैसे कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जनरली जब चूँकि चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर, तो जनरली जैसे आप भी वॉच कर रहे हैं, मैं भी वॉच कर रहा हूँ,
तो लार्जर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अब कैसे चेंज होगा उसको मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये कह सकता हूँ कि दो देशों में जब इंटरेक्शन होता है उस लेवल का, तो ये वो देश का एक अपना एक पॉलिसी होता है, कंट्री का नेशनल एक ऑलमोस्ट कंसेंसस होता है। लेबर के बारे में कंसर्न यही है क्योंकि पास्ट में हमारा जो रिकॉर्ड रहा है लेबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है लेबर का, क्योंकि अगर देखें कि आर्टिकल 370 को जब हटाया, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जब स्टेटस ख़त्म किया, उसके बाद लेबर का एक कन्वेंशन हुआ था उनकी पार्टी का, उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई एक इंटरनेशनल एक इंटरवेंशन होना चाहिए इसमें। फिर उन्होंने कह दिया कि यूएन लेड जो है रेफरेंडम होना चाहिए कश्मीर में। तो काफ़ी हमारे लोग यहाँ पर काफ़ी एजिटेटेड, ये आप कैसे कह सकते हो, वहाँ की अपोजिशन पार्टी उस समय थे, तो चिंता की बात थी। उसके और पीछे अगर जाएंगे तो आप गुजराल साहब के टाइम में देख लीजिए 90s में, 97 में, जब उस समय जो क्वीन एलिजाबेथ आई थी तो वो पहले पाकिस्तान गई थी, फिर यहाँ आई थी। अब पाकिस्तान में जाके वहाँ जिससे उस समय फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे रॉबिन कुक, नए नए आए थे फॉरेन सेक्रेटरी को, उन्होंने भी बात कर दी कुछ कश्मीर में कि जैसे हम मीडिएट करवाने को तैयार है, इस तरह का। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ था उस समय। और उस समय आप याद करो तो इंद्र कुमार गुजराल उस समय बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने रिएक्ट किया था, वो कायरो में थे और वहाँ उन्होंने कह दिया था कि ब्रिटेन तो थर्ड रेट पावर है, इनको जो एक अपने पुराना जो पास्ट का जो दिखता है कि हम बहुत बड़े हैं, वो जो डिल्यूजन है, वो भ्रम अपने बारे में है, वो बहुत गलत है, सब कुछ चेंज हो गया है। इतना स्ट्रांगली उस समय रिएक्ट किया था। तो लेबर का वो पास्ट में है जिससे कि लोगों को चिंताएं हैं कि अब लेबर शायद ऐसी ही है क्या। लेकिन देखिए जेरेमी कॉर्बिन का लेबर था जिनके अंदर में जो रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया जी। अब वो चेंज हो गया, जिससे अब नए स्टार्मर जो हैं नए प्रधानमंत्री, उनका अप्रोच रहा है कि आपने कैंपेन के दौरान भी देखा होगा आपने कि उनको ज़रूरत है इस डायस्पोरा का भी, इंडियन डायस्पोरा का भी। अब ब्रिटेन में आप देखें, अब दोनों तरफ देखिए, वहाँ भी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रहा है। जैसे इंडिया में होता है हर एक छोटा मोटा वोट बैंक है, सब सबके पीछे लगे रहते हैं। अब जैसे ब्रिटेन में आपके करीब 12 लाख करीब पाकिस्तानी हैं, मतलब पाकिस्तानी डायस्पोरा है। इंडिया का करीब 15 से 19 लाख माना जाता है। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वहाँ पे लोकल लेवल पे चलता रहता है, हर एक पार्टी में कुछ ना कुछ, कभी उसकी तरफ जा रही है, उसकी तरफ कर रहे हैं। लेकिन लार्जर देखेंगे लेबर का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो बात करता है न्यू स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के, कि उस स्ट्रैटेजिक में उसमें फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी लेबर का मैनिफेस्टो कह रहा है कि एक हम फाइनलाइज करेंगे, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करेंगे, हमारा स्ट्रैटेजिक और ज़्यादा डीपनिंग ऑफ टाइज होगा, सिक्योरिटी में, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा कोऑपरेशन होगा। आपने देखा होगा आपके स्टार्मर स्वामीनारायण टेम्पल गए हुए थे और वहाँ जहाँ उन्होंने कहा कि बेसिकली कि एक हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है, मतलब यहाँ। तो आपने देखा होगा कैसे वो इंडियन डायस्पोरा को भी वू कर रहे थे इलेक्शन के समय में। मैं मैनिफेस्टो में तो मैं FTR की बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे भी जो पॉलिटिकली जैसे वू कर रहे थे। स्वामीनारायण टेम्पल गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है ब्रिटेन में। तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि एक स्टार्मर ने लेबर का अप्रोच चेंज हो गया है और चेंज हो रहा है, वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो रहा है। आफ्टर ऑल अब जब इंडियन मार्केट को देखते हैं, इंडियन से ट्रेड टाइज की बात करें, पाकिस्तान की क्या स्थिति है, मतलब इकोनॉमिक रिलेशंस किसी भी दो देशों के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गर टाइज उसमें होता है। पाकिस्तान क्या आपको देता है, तो इतना रियलिस्टिक सबकी डिप्लोमेसी एक रियलिस्टिक हो जाता है। अपोजिशन पार्टी ठीक है, मतलब लेबर पार्टी का जो स्टैंड 2019 में था, या जो रूलिंग पार्टी जो 90s में हमने देखा, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एटलीस्ट ये नए प्रधानमंत्री के अंदर में एक नया अप्रोच दिख रहा है, जिसको ज़्यादा इंडिया से इंगेज करने को तैयार दिखता है, ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा से इंगेज करने को तैयार दिखता है। तो मैं कहूँगा कि इसमें काफ़ी आप ऑप्टिमिज्म आप देखें टाइज में। और जैसा मैंने कहा कि जब दो देशों का टाई होता है, जब कंजर्वेटिव पार्टी थी करीब पिछले 1.5 दशकों में, काफ़ी अच्छा संबंध में काफ़ी कुछ सुधार हुआ, काफ़ी बेटर इंगेजमेंट हुआ हम दो देशों के बीच में। तो कोई ऐसी नई सरकार नहीं आके सीधे रिवर्स नहीं कर देती है, क्योंकि नेशनल पॉलिसी होता है, मतलब फॉरेन पॉलिसी एक कंसेंसस ऑलमोस्ट होता है हर एक कंट्रीज में, तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और ये इसीलिए और भी ज़्यादा होप की बात है कि स्टार्मर खुद ही नया लेबर जो है कभी का वो अलग एटीट्यूड दिख रहा है उनमें इंडिया के प्रति। अगला सवाल इनका यूजर नेम स्वातित राव है, ये पूछ रहे हैं यूके और US चुनावों के नतीजे भारत के साथ उनके संबंधों को कैसे प्रभावित करेंगे। देखिए इसमें फिर वही बातें जो कहूँगा मैं अभी कह रहा हूँ कि दो देशों का जो है संबंध ऐसे पार्टी चेंज होने से ऐसे अचानक ही पूरा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो जाते। यूके की तो हमने ही बात की, US में देखें क्या होता है फिर उसके बाद, मतलब लेकिन मैं स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कहूँ डेमोक्रेट आएगा रिपब्लिकन आएगा तो किसका क्या एग्जैक्टली मतलब माइक्रो लेवल पे जाके मैं एनालाइज नहीं कर सकता। बट
मैक्रो यही होता है कि ज़्यादा कुछ चेंज बहुत ज़्यादा नहीं होता दो देशों के संबंधों में। देखिए, 2 और सवाल आए फॉरेन अफेयर्स से जुड़े हुए। सागर अग्रवाल हमारे सब्सक्राइबर का सवाल है। इनफैक्ट उन्होंने हमें ईमेल भी किया था सजेस्ट करते हुए कि हम पॉलिटिक्स के अलावा भी सवाल लें। उन्होंने पिछले हफ्ते हमें ये सवाल भेजा था कि क्या जो बाइडेन ठीक है, अब क्या होगा और क्या डेमोक्रेटिक पार्टी अपना उम्मीदवार बदल देगी? अमेरिकी राजनीति उस पॉइंट पर कैसे पहुँच गई है जहाँ उनका राष्ट्रपति चुनाव इतना टूटा हुआ दिखता है? देखिए, जहाँ तक ये है कि राजनीति की बाहरी बात करें तो मैं भी, अब मेरा अपना एक डोमेन है जिसमें लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरे अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। फॉरेन पॉलिसी वो मेरा नहीं है एक्सपर्टीज़। अब उसके हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता हैं जो बहुत सारी चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। वो फॉरेन पॉलिसी उनमें से एक है, तो वो बेटर उसको समझते हैं, बेटर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों में नहीं जाता जिसमें कि मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं। तो इसमें मैं आपका टाइम क्यों ख़राब करूँ बोल के, तो इसलिए मैं उस तरह के सब्जेक्ट लेता नहीं। और उतना आप जानते हैं, मैं इस तरह से कह रहा हूँ, मैं अस्यूमिंग कि मतलब आप भी पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी में उतना नहीं, या फॉरेन पॉलिसी में है इंटरेस्ट लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप भी उतना ही जानते हैं। हो सकता है आप में से कई हों जो कि फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हो, तो वो मेरा नहीं कहना है। जहाँ तक जो बाइडेन की बात है कि इनका क्या होगा, देखिए अब धीरे धीरे जो वहाँ डिबेट में देख रहा हूँ यूएस में, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर का डिबेट जो पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है कि चेंज होना चाहिए। काफ़ी उस डिबेट के बाद काफ़ी कुछ उनका अप्रोच चेंज हो रहा है, लेकिन बड़ा मुश्किल है उसमें। टेक्निकली देखिएगा तो जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है, अगर रूल्स की वहाँ पे बात करें तो वह है कि अगर किसी को चैलेंज करना हुआ कि नहीं मैं नॉमिनी रहूँगा, तो उस पार्टी में करीब 4000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं। तो अगर किसी नए को है कि नहीं मैं चैलेंजर हूँ, तो उसमें कम से कम 600 डेलीगेट्स का सिग्नेचर चाहिए कि नहीं नॉमिनी ये हमारे हैं, जो थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब असंभव ही नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक तो वो है, दूसरा एक डेमोक्रेटिक कन्वेंशन है शिकागो में अगले महीने 19 से 21 या 19 से 22 तक है मेरे ख्याल से। उसमें जो फॉर्मलाइज करते हैं कि हमारा नॉमिनी है, उसके पहले बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होंगी, लेकिन जनरली जो वहाँ एक देख रहे हैं कि एक ऑलमोस्ट कंसेंसस लोगों में होता है कि जो बिल्ड कर रहे हैं कि जब तक बाइडेन नहीं चाहेंगे, अगर बाइडेन खुद ही हट जाए तब आसान होगा। अगर वो कहते कि नहीं मैं हट ही नहीं रहा, जो अभी तक मेंटेन किया है उनके साइड ने, तब ऐसा नहीं होगा कि ज़बरदस्ती आप किसी को रिप्लेस करें उनको। देखिए सबसे इसके पहले हुआ था 1968 में, जो मेरे ख्याल से जॉनसन थे उस समय सिटिंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो निकल गए उससे कि नहीं, वो रेस से निकल गए। तब डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना कैंडिडेट डाला, वो भी हालांकि मतलब जाके वो फिर हार ही गए। 68 के बाद से ऐसा हुआ नहीं है कोई कि आपको प्रेसिडेंट जो है, सिटिंग प्रेसिडेंट जो है जो बाउ आउट करे, मतलब निकल जाए रेस से। जी। तो यहाँ भी अब बाइडेन पे प्रेशर है, पार्टी के अंदर से काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी अब जो वहाँ के अखबार जो सोर्सेज से करते हैं, उनके जो अखबार वहाँ की मीडिया जो सोर्सेज के थ्रू कह रही है कि काफ़ी करीब आधे जो है सो डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि अब चेंज हो। बहुत कुछ बाइडेन पे निर्भर करेगा। एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ लूँगी, इसके बारे में आप बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि मेंबर का सवाल है आदित्य का, वो बोल रहे हैं क्या आपको लगता है कि पहली डिबेट में जो बाइडेन के खराब प्रदर्शन ने आगामी चुनावों में डेमोक्रेट्स की संभावना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और अब समय आ गया है कि बाइडेन की जगह कमला हैरिस को आगे आना चाहिए? तो उसका मैं कहीं पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग किसी कमेंटेटर का यूएस में पढ़ रहा था कि उनका कहना था कि जो बाइडेन उस डिबेट के पहले भी पीछे चल रहे थे ट्रंप से, डिबेट के बाद ही पीछे चल रहे हैं। वो डिबेट के पहले भी काफ़ी बूढ़े थे, डिबेट के बाद भी उतने ही बूढ़े हैं। तो इसमें ऐसा क्या चेंज हो गया? कमला हैरिस की बात है, वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट चल रहा है यूएस में उसमें, कि कमला हैरिस एक नेचुरल सक्सेसर उनको देखा जा रहा है। उसके वजह कई कारण है। एक तो आप वाइस प्रेसिडेंट रहे हो, वो पिछली बार एक्चुअली प्रेसिडेंशियल रेस में भी घुसी थी, बाद में ऑप्ट आउट कर गई थी। वो 5 साल लोगों ने देखा है, उनके बहुत चीज़ों पे स्टैंड पता है। कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो फिर से आपको उसका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन क्या है, क्या कंट्रोवर्सी है। अब ज़्यादा दिन इलेक्शन में बचे नहीं है, तो एक नया लाओगे तो फिर बहुत आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। उसमें लोगों तक पहुँचाना, उसके बारे में बताना, किस पॉलिसी पे क्या स्टैंड करते हो आप। यहाँ है कम से कम कमला हैरिस को लोग जानते हैं, प्लस इस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट है जी। तो जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, फेरे हो, सबके पार्ट रहे हो, ठीक से डिफेंड कर सकते हैं, स्टैंड पता है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग में उसका ये है कि जैसे वहाँ जो कैंपेन होता है ना, एक वॉर चेस्ट जो होता है, कैंपेनिंग के लिए जो कैंडिडेट्स के लिए डोनर्स आते हैं, देते हैं, तो वहाँ पे करीब 200 मिलियन से ज़्यादा का इनके पास है, डॉलर से ज़्यादा का। अगर कमला हैरिस कैंडिडेट बनती हैं तो उनका डायरेक्ट एक्सेस उससे होगा, जो कि जैसे वहाँ पे डोनर भी देता है ना कोई चेक लिख के, तो उसमें जैसे होता है कि बाइडेन हैरिस
कमेटी करके। तो चूंकि उनका लाइन में नाम है तो इसीलिए उनका डायरेक्ट एक्सेस होगा। अगर वो नहीं होगा, दूसरा लाओगे आप, तो ऐसा नहीं कि पूरा पैसा बर्बाद चलेगा, वो पैसा चला जाता है आपको पार्टी को चला जाता है, लेकिन पार्टी ऐसे डायरेक्ट कैंडिडेट का पैसा अलग होता है, उसको डायरेक्ट ऐसे ट्रांसफर नहीं करती, थोड़ी मुश्किलें हैं। और मैं कहीं पढ़ रहा था कि लीगली भी जो है, लीगली भी हैरिस का डायरेक्ट एक्सेस बनता है कैंपेन फंड। अब कोई नया आएगा, नए को फिर से अब इतना डोनेशन अब कहाँ से लाओगे, कैसे करोगे? तो वो तो एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं उस नए लाने में। जैसा मैंने कहा कि अभी नया ऐसा कोई बड़ा इस तरह का नाम भी नहीं है कि कोई बड़ा चैलेंजर जो कि बाइडेन को अचानक रिप्लेस करे और लोग उसके पीछे पड़ जाए, पीछे आ जाए। इतना बड़ा भी कोई नाम वहाँ पे है नहीं। कमला हैरिस नेचुरल लग रही हैं। और इनफैक्ट एक पोल था, आई थिंक CNN का या किसका था, उसमें था कि देखिए ये जब भी पोलिंग करते हैं तो कमला हैरिस बाइडेन दोनों ही पीछे ही ट्रम्प से चलते हैं, लेकिन इस डिबेट के बाद कमला हैरिस बाइडेन से 2 परसेंटेज पॉइंट से आगे इनका हो गया है उसमें। तो थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, एक इंस्टीट्यूशनली भी उनके लिए ईजियर है। लेकिन अभी कहना बहुत मुश्किल है, मतलब उसमें और भी कुछ पोल में देख रहा था कि जैसे विमेन वोटर्स हैं वहाँ पे, अब एबॉर्शन एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे चुनाव का मुद्दा। अब ये एक वुमन फेस होके इनकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी, ज़्यादा पुश कर पाएंगे। अब मेरे ख्याल से ट्रंप से ज़्यादा जब विमेन वोटर्स आता है, एक पोल में देख रहा था करीब 50% महिलाएं जो है सो कमला हैरिस के साथ है, उससे केवल 44% ट्रंप के साथ है, जबकि ओवरऑल ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। बाकी सारे पोल्स में ही चांस है, देखिए क्या होता है उसमें। आखिरी सवाल लूँगी, सूरज का हमारे मेंबर है, बोल रहे क्या हम डीके से क्रिकेट संबंधी सवाल पूछ सकते हैं? देखिए उसमें जानते हैं, बचपन में मैंने खेला है, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी लेवल पे भी खेला है, लेकिन इतना भी नॉलेज मुझे नहीं है और इतना भी क्लोजली फॉलो नहीं कर सकता किया है मैंने कि मैं आपको कुछ नई बातें बता पाऊंगा क्रिकेट में। तो अच्छा है कि मुझे उससे जाने ही दीजिए। पर इसी बहाने आपको डीके के बारे में एक नई बात पता चल गई कि उन्होंने खुद भी क्रिकेट खेला हुआ है। अब मैं उसमें मजाक में जैसे बताऊं, जैसे कि मैं जैसे कहता हूं लोगों को, मैं बचपन में काफ़ी फास्ट बॉलर हुआ करता था। अच्छा। बच्चे सबसे मुझे काफ़ी डरते थे, मतलब बॉडी लाइन बॉलिंग करता था। फिर धीरे धीरे मैं स्पिनर हो गया, बिकॉज मैं तो बड़ा होता रहा, स्पीड उतनी ही रह गई। चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे कमेंट में भी आप बातचीत करते रहें, हमें बताते रहें। अगर आपके पास सजेशंस हैं कुछ और हमारे लिए द प्रिंट के लिए, हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।